नमस्कार मित्रों, मैं वाईएसपी के फॉर न्यूज़ पावर। आप देख रहे हैं मेरा गांव, मेरा शहर आजमगढ़। आजमगढ़ की आवाज़, पीबीएस वॉइस न्यूज़ पावर की आवाज़, आप सबके सपनों के सफ़र। मेरा गांव, मेरा शहर में आजमगढ़ क्या सोचता है न्यूज़ पावर के नज़रिए से। आइए, ठीक एमएलसी चुनावों से पहले कश्मीर फाइल्स पर चर्चा हुई कब, आखिर क्यों? ठीक उससे पहले मगर विपक्ष क्या तैयार था? क्या विपक्ष की दूरदर्शिता में ऐसी राजनीति का विकल्प संभव है? क्या वास्तव में विपक्ष की दूरदर्शी राजनीति पक्ष यानी सत्ता में आसीन, सत्ता को धारण किए हुए सत्ता की महाशक्ति बने बीजेपी और आरएसएस के राजनीतिक चरित्र को भांपने में क्या विपक्ष फेल हो चुका है? क्या विपक्ष के पास वो विकल्प अभी भी जिंदा है कि वो आरएसएस और बीजेपी के दूरदर्शी प्रोग्रामों पर अपनी चील जैसी नज़र रख सकते हैं, जैसा कि खुद आरएसएस की टीम विपक्ष की अंदर और बाहर की सारी कूटनीतियों से, उनकी चालों से पहले ही उनकी चालों का विकल्प ढूंढ लेती है? आखिर कैसे? वो कौन सा रास्ता है जहां विपक्ष से पहले पक्ष को पता होता है कि विपक्ष क्या करने वाला और विपक्ष को कुछ भी नहीं? क्या आज का परम सत्य यह नहीं कि विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या? वह है राजनैतिक दयनीयता की परिस्थिति, दूरदर्शिता के गर्व से जन्मी हालात, दूरदर्शिता की कमी और सत्ता पक्ष की दूरदर्शिता की ताकत आखिर किस मुद्दे पर निर्भर करती है? वह है आंतरिक सूचनाओं का आदान प्रदान। वो कैसे संभव है जब हमारी सूचना शक्ति यानी प्रसारण तंत्र, जो हमें खुफिया तंत्र के रूप में विपक्ष की यानी अपने विरोधियों की ताकत और शक्ति के कारणों की असल वजहों को समय से पूर्व विपक्ष अपनी भूमिका निभाने से पूर्व सत्ता अपनी भूमिका निभाने को तैयार, वो साहस, वो दुस्साहस विपक्ष के खिलाफ सत्ता की ताकत है। उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि 47 में भी हमारे पूर्वजों ने, मेरे बाप ने, मेरे चाचा ने, वही तो उस वक्त वो मुखिया थे, हेड ऑफ द विलेज थे, उस वक्त भी हमने वहां कोई खून खराबा नहीं होने दिया। उन्होंने, वाह वाह, हमने वो मिसाल जो है उसको कायम रखा। वाह वाह, क्या बात है। आज हमने इनको बोला जब जीना है तो साथ जीना है, जब मरना है तो साथ मरना है। फिर इलेक्शंस हुए तो आज हम पूरे देश को, पहले कश्मीर को, फिर पूरे देश को, फिर पूरी दुनिया को एक और पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर में आज भी भाईचारा मौजूद है। कश्मीर में आज भी आपस में वो जो जिसको जन्नत बोलते हैं कश्मीर को, जो मशहूर है पूरी दुनिया में, वो आज भी वो परंपरा वहां मौजूद है। तो हम ये संदेश देना चाहते थे पहले उन पंडित भाइयों को जो वहां से गए, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में आज बस रहे हैं जी, ठीक जिंदगी बस भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अपना घर अपना ही घर होता है, अपनी जगह अपनी जन्मभूमि अपनी ही जन्मभूमि होती है जी। उनको हम ये संदेश देना चाहते थे कि आज हालात ठीक हैं, आप आए, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हमारी आंखें आपके लिए तरस रही हैं जी। आशा जी, मुझे बताइए कि एक पंच होने के नाते हमारी डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के आपके क्या सपने हैं? सपने तो बहुत सारे हैं सर, मगर तब होते हैं हमारे सपने पूरे कि जबकि पंचायत को फुल इख्तियार दिए जाएं, मजबूत बनाए जाए जी। रिश्वतखोरी जो है तो उससे तो मेरे अंदाज में हम आगे तो नहीं चल सकते, क्योंकि हर जगह पर रिश्वतखोरी है। ये रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए, उसके खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। वाह वाह, बहुत कश्मीर की आत्मा, कश्मीर की आवाज़, कश्मीरियत की आवाज़, कश्मीर के लोगों की धड़कन, उनकी जुबान और उनके अंदाज। आपने सुने कश्मीर फाइल्स, तो स्टोरी की कहानी को बयान कर रहा है
जिस कश्मीर फाइल्स के अंदर कश्मीरियों के पीड़ा, उनके साथ किए गए नाइंसाफ़ी की दुर्दांत चित्र का चित्रण हुआ है, वह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे बदबूदार कलंक अवश्य है। मगर जब आज की सत्ता जो टैक्स फ्री करके इस फिल्म को चला रही है और कह रही है कि ये पैसा कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए प्रयोग किया जाए, क्या यह सत्य है? चलो मान लीजिए कि यह सत्य है कि इस फिल्म से जितना भी पैसा कमाया जाएगा, एक एक सिक्का कश्मीरियों को बसाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह राजनीतिक इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतना दुर्दांत झूठ था या कितना दुर्दांत सत्य था। ये आने वाला वक्त तय कर देगा अगले 1 सालों के अंदर। मगर जब यही बीजेपी सत्ता में थी, तब कश्मीर फाइल्स की स्टोरी का बैकग्राउंड उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। मगर तब न अन्याय दिखा न अन्याय दिखा, सत्ता का भोग परम उद्देश्य था। आखिर क्यों? क्या यह दोहरी चरित्र की राजनीति की मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? इस पर क्या जनता को विचार नहीं करना चाहिए कि जब तुम सत्ता में थे और इस अन्याय के खिलाफ तुम्हें आवाज़ उठानी थी, तुम चौहरे चरित्र से ग्रसित थे, तुम्हारे लिए सत्ता प्राथमिकता थी। सत्ता को हासिल करने के लिए, कमंडल की राजनीति को मजबूत करने के लिए तुमने कमंडल की राजनीति तय किया और सत्ता पक्ष से अपनी सत्ता छीन लिया। लेकिन इन्हीं कश्मीरियों के हित में जब तुम्हें सत्ता से अपनी सत्ता छीननी थी, तब ने वो फैसला नहीं किया। आखिर क्यों? आखिर क्यों का सही जवाब सत्ता ही है। सत्ता हासिल करना और सत्ता को भोगना और अपनी परिस्थितियों और अपनी अन्यायिक परिस्थितियों और व्यवस्थाओं को न्याय के रूप में स्थापित करने का संकल्प ही विकल्प है। उस विकल्प की बुराइयां और अच्छाइयों का निर्धारण जनता को तय करना ही चाहिए। आखिर वो कौन से किरदार हैं जो इस वर्तमान राजनीतिक दयनीयता की परिस्थितियों के जनक हैं? नायक होकर खलनायक की भूमिका निभा रहे, उत्तर प्रदेश को राजनीति के अंधेरे में ढकेलने का षड्यंत्र किया और अपने पुराने खेल के आदती, भ्रष्टाचार के गुलाम, मानसिकता के बिकाऊ चरित्र, आदरणीय दलितों की नायिका सुश्री मायावती, इंडियन फ्रेंचाइजी गवर्नमेंट की नायिका आदरणीय सुश्री प्रियंका गांधी जी, और एक नई राजनीतिक चरित्र का इतिहास लिखने वाला युवा राजनीति की और जातिवादी विध्वंसक सोच का एक विध्वंसक अनैतिकता का नैतिकता के पर्दे पर राजनीति का संरक्षण प्राप्त योद्धा असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम राजनीति का रखवाला और उसके वोटों का बिखेरने का खेल खेलने वाला महान राजनीतिक योद्धा इस कलयुगी चरित्र का। आप जानते हैं, जो हमारे देश के महान योद्धा, महान खिलाड़ी, जिनको सरकारी नौकरियों में जगह देने के लिए, उनके रोजगार की सुरक्षित व्यवस्था करने के लिए कुछ कोटे तय किए गए थे। उन कोटों को रद्द करने की नई खेल नीति अपने षड्यंत्र के चरमोत्कर्ष पर हरियाणा में अपना कदम रख चुकी है, जिसके दुष्परिणाम को पूरे भारत को देखना होगा और झेलना भी होगा और समझना भी होगा। और राजनीतिक भविष्य के गर्भ में एक जातिवादी विध्वंसक चरित्र की आवश्यकताओं और अनुपयोगिताओं का निर्धारण जनता को ही तय करना है। अपने वोटों की ताकत से, अपने वोटों के नैतिक चरित्र से क्या जनता कर पाएगी? अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई की महाक्रांति का रास्ता अपना पाएगी? यह तय करेगा आने वाला वक्त। आदरणीय अखिलेश जी समाजवादी पुरोधा, आजमगढ़ के सांसद, अपने संसदीय क्षेत्र में
पूरी संसदीय क्षेत्र के समस्त नेताओं के साथ जो आपके सामने मीटिंग में बैठे हुए हैं और उनके एमएलसी प्रत्याशी आदरणीय राकेश यादव जी जो बगल में बैठे हुए हैं, आज चर्चा है इस बात की क्या राकेश जी उनके विरुद्ध में खड़े आदरणीय रमाकांत यादव के पुत्र अरुण यादव जी क्या तय कर पाएंगे इस चुनाव की शर्तों का आधार, या तय कर पाएंगे जीत के कारणों की बुनियाद जो रमाकांत से शुरू होती है और रमाकांत यादव की राजनीति पर ही खत्म होती है। ये जो पुरोधा समाजवादी चरित्र और नैतिकता के पुरोधा है, यह जीत तय कर पाएगी इनके चरित्रों का इतिहास के पन्नों में समाजवाद की कलम से लिखा जाएगा नैतिकता का चरित्र। देखते हैं सत्य क्या। भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों, यदि आप न्यूज़ पावर और न्यूज़ पावर के रूप में YSP के दोनों से थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह न्यूज़ पावर आपकी क्रांति की आवाज़ है।